Hello friends, again welcome to Fun Study and I am Yes. Today I will explain you how to derive the Einstein's mass energy relation, that is equal to mc square. It's a very important concept, so without wasting time let's begin. हम स्टेप बाय स्टेप अब समझेंगे कि ये आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन को कैसे ड्राइव किया जाता है। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस तरीके से आ सकता है एग्जाम में, ड्राइव द आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन दैट इज इक्वल टू mc स्क्वायर। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m moving with a velocity v is displaced by a distance dx by applying a force f on it। माना कि एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, हमने एक ऐसा पार्टिकल कंसीडर कर लिया जिसका मास स्मॉल m है और जो कि वेलोसिटी स्मॉल v से मूव कर रहा है। अब वह एक डिस्टेंस dx से उसको डिस्प्लेस किया जाता है। जो पार्टिकल है उसको dx डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया जाता है एक फोर्स को अप्लाई करके। एक फोर्स उस पर अप्लाई किया जाता है और उस फोर्स के द्वारा उसे डिस्प्लेस किया जाता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस किया जाता है। द वर्क डन बाय द फोर्स इज, अब जो वर्क होगा उस फोर्स के द्वारा हमने मान लिया वो है dw। तो एक जो कि हम जानते हैं वर्क की डेफिनेशन से कि वर्क जो इक्वल होता है वो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर जो हमने फोर्स है वो कंसीडर किया है कैपिटल F, तो F और dx हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो dw इक्वल टू F इंटू dx। हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि वर्क इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये पहले पढ़ चुके होंगे, वर्क की डेफिनेशन है। तो हम ये डेफिनेशन जानते हैं, फोर्स की भी एक डेफिनेशन होती है जो न्यूटन्स लॉ के अनुसार फोर्स इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम को हम जानते हैं मोमेंटम इक्वल होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये m इंटू वी, ये हमें शो करता है मोमेंटम को, मास इंटू वेलोसिटी, जो कि मास स्मॉल m जो है पार्टिकल का मास है और स्मॉल v उसकी वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है। तो dy बाई डी टी ऑफ एम वी इंटू डी एक्स, ये हमारा लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हम इन दोनों क्वांटिटीज़ का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीसन कर देंगे। तो सबसे पहले m को कांस्टेंट टर्म लिया और v का डिफ्रेंशिएट किया, तो डी वी बाई डी टी होगा, और v को कांस्टेंट टर्म लिया और dm बाई डी टी लिख दिया, और ये dx। आपने ये रूल पहले पढ़ा होगा कि दो क्वांटिटी जो प्रोडक्ट में है उनका डिफ्रेंसीसन कैसे किया जाता है। एक क्वांटिटी कांस्टेंट टर्म लेते हैं और दूसरे टर्म का डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे टर्म को कांस्टेंट लिया जाता है और पहले वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन करते हैं इस तरीके से। फिर ये जो dx है ये इसको हम अंदर मल्टीपल कर लेते हैं, तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखने लगता है m डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एक्स प्लस वी डी एम अपॉन डी टी इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये डी एक्स अपॉन डी टी मिल बना लेता है वेलोसिटी, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है dx अपॉन डी टी, डी एक्स जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट है और डी टी के साथ में अगर हम टी टी के रिस्पेक्ट में इसको चेंज करें तो वेलोसिटी बन जाता है। हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर m dx अपॉन डी टी डी वी बन जाएगा और हमारा डी वी जो कहते हो, और यहीं पर dx अपॉन डी टी यहाँ पर भी v बन जाएगा, तो यह v इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा और dm हमारा जो कहते हो। अब फोर्स का अप्लाई करना काइनेटिक एनर्जी को बनाएगा। जब हम किसी पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर क्रिएट होने लगेगी, तो जिसको हम डिनोट करते हैं डी के से। तो डी के इक्वल होगी वर्क डन की, तो जो डी के इक्वल होगी डी डब्ल्यू की, जो कि हमारा वर्क डन है, और इसको हमने निकाला है वर्क डन को एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी के इक्वल टू डी डब्ल्यू इक्वल एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। नाउ वी नो दैट फ्रॉम रिलेटिविस्टिक मास रिलेशन दैट, अब हम रिलेटिविस्टिक मास रिलेशन से ये जानते हैं कि स्मॉल m इक्वल होता है m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये रिलेटिविस्टिक मास रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जो किसी पार्टिकल के मूविंग मास और किसी पार्टिकल के कांस्टेंट मास पर के दो बीच में जो रिलेशन है वो बताता है। ये हमने क्रॉम्पटन इफेक्ट में भी पढ़ा था, तो आप चाहें तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा रिलेशन है इन दोनों के बीच की, ये आपको याद रखना होगा। तो m इक्वल एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पर आप डाल सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो m का स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ एम नॉट स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट यहाँ पर स्क्वायर लगने के कारण हट जाएगा, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये जो नीचे वाला टर्म है ये हम अगले स्टेप में इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन जो है वो इस तरीके से दिखने लगेगी एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल एम नॉट स्क्वायर। अब हम इस सी स्क्वायर का एलसीएम लेंगे और सी स्क्वायर को इस साइड पहुंचा देंगे
और m को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो m स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, ये सी स्क्वायर यहाँ एलसीएम होकर आएगा और m स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई, और साथ में ये v स्क्वायर होगा तो m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, और सी स्क्वायर को इस साइड हमने प्रोडक्ट कर दिया तो m नॉट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड हमने मान ली। और आगे बढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन का हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड, तो इस हमें क्या मिलता है। अब यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर जो m है वो मूविंग मास है, और मूविंग मास क्या होता है, मूविंग मास जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका मूव करता हुआ मास। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा एक वेरिएबल है, ये वेरी करता रहता है, इसी कारण से ये यहाँ पर एक वेरिएबल की तरह काम करेगा। और जो सी स्क्वायर है, सी हम जानते हैं ये स्पीड ऑफ लाइट है जो कि कांस्टेंट है, और जो वी स्क्वायर है वो हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी है, और ये भी हमारी चेंज, ये भी एक वेरिएबल होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो m नॉट है ये हमारी कांस्टेंट मास को डिनोट करता है, एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो m नॉट भी कांस्टेंट होगा और c स्क्वायर तो कांस्टेंट है ही, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट है, वो चेंज नहीं होती है। तो पार्शियली जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m यहाँ पर m स्क्वायर जो वेरिएबल उसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो 2m हो जाएगा, और c स्क्वायर और साथ में dm आएगा। और फिर यहाँ पर सी स्क्वायर का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पर m स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा एक बार तो -2m, m का m स्क्वायर का 2m हो जाएगा, v स्क्वायर ज्यों कहते हो और साथ में dm। और अब एक बार m स्क्वायर का हुआ है, एक बार यहाँ पर v स्क्वायर भी एक वेरिएबल है तो इसका भी डिफ्रेंशिएट होगा। जब m स्क्वायर कांस्टेंट की तरह काम करेगा तो -2v होगा v स्क्वायर का, तो 2v और dv साथ में आएगा और इक्वल 0। ये दोनों कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ इन दोनों की डिफ्रेंशिएशन ही 0 होंगे। फिर इन दोनों ही टर्म को हम इस साइड ले जाएं, यहाँ पर मतलब प्लस साइन में ले जाएं, इक्वल में ले जाएं, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। और हम यहाँ तीनों में देखें तो 2m हमें कॉमन दिख रहा है, 2m ये जो है यहाँ इस हर एक टर्म में कॉमन है, तो हम 2m को कैंसिल कर देंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये टर्म जो यहाँ जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे तो वो बनेंगे एम वी डी वी, ये वाला टर्म है, यहाँ से m कैंसिल हो गया तो m और 2 कैंसिल हो गया तो एम वी डी वी बचा हुआ है, और साथ में यहाँ पर 2m कैंसिल हो गया तो वी स्क्वायर डी एम बचा हुआ है, माइनस साइड गया तो प्लस, और इक्वल यहाँ पर सामने बचा है 2m को कैंसिल होने के बाद सी स्क्वायर डी एम, और हम इसको अब इक्वेशन थर्ड दे देंगे। तो अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड सी, तो अगर हम गौर से देखें तो ये जो इक्वेशन थर्ड में ये वाला टर्म लिखा है इक्वेशन फर्स्ट के टर्म से मैच होता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, तो यहाँ पर जो एम वी डी वी वी स्क्वायर डी एम ये टर्म मैच करता है उस वाले टर्म से इक्वेशन थर्ड में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन से हम देखें तो डी के इक्वल हो जाएगा सी स्क्वायर डी एम से, तो ये दोनों टर्म आपस में इक्वल हो जाएंगे। हेंस गेन इन काइनेटिक एनर्जी इन एक्वायरिंग द वेलोसिटी v फ्रॉम रेस्ट इज। अब हमें इससे ये पता चलेगा कि जो वेलोसिटी में गेन क्या आएगा, इस वेलोसिटी v एक्वायर करने के बाद काइनेटिक एनर्जी में जो गेन होगा, काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ेगी वो कितनी होगी, तो k इक्वल होगा m नॉट सी स्क्वायर, m नॉट टू m सी स्क्वायर डी एम। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हुआ है, m नॉट हमारा कांस्टेंट मास है और m हमारा मूविंग मास है। तो जब कांस्टेंट मास से जब वेलोसिटी है उसको मिलेगी, जब फोर्स उस पर अप्लाई होगा तो मास जो है m नॉट से m में चेंज कर जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन होगा, और ये हमारा सी स्क्वायर डी एम इसके इक्वल में है तो इसी का इंटीग्रेशन होगा। और इंटीग्रेशन होने के बाद जो इक्वेशन है वो इस तरीके से दिखेगी, सी स्क्वायर और इंटीग्रेट होने के बाद डी एम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा तो m होगा, और लिमिट रखने के बाद जो इक्वेशन होगी वो सी स्क्वायर m माइनस m नॉट हो जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमारी अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट, तो इस तरीके से इक्वेशन फोर्थ बन जाएगी है। तो ये हमारी इक्वेशन फोर्थ जो कि एक्सप्रेशन है हमारी काइनेटिक एनर्जी के लिए, जो कि एक रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी पर पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। तो एट v इक्वल टू 0, अब वेलोसिटी यदि 0 हो जाए तो पार्टिकल की जो रेस्ट एनर्जी होगी वो होगी m नॉट सी स्क्वायर। हम जानते हैं क्योंकि जब वेलोसिटी 0 थी, जब पार्टिकल मूव नहीं कर रहा था तो उसका कांस्टेंट मास m नॉट था, और c हमारी वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा था, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी m नॉट सी स्क्वायर के, और जो टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल हमने मान लिया है वो E है, तो E इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी, इन दोनों एनर्जीज के सम की, और जो काइनेटिक एनर्जी हमने डिटरमाइन की है वो है m माइनस m नॉट इंटू सी स्क्वायर, और जबकि रेस्ट एनर्जी हमें पता चल गया है m नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हम देखें सी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करें तो m सी स्क्वायर माइनस m नॉट सी स्क्वायर और प्लस m नॉट सी स्क्वायर, तो m नॉट सी स्क्वायर से m नॉट सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कि एक में माइनस साइन है एक में प्लस साइन है, और बच्चे जो होगा इक्वल टू m सी स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना था। तो द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड द आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इसी को हम आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस के नाम से जानते हैं।
आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।